हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 5th सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पूरा महा मैराथन क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन है अपने एग्जाम की, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ जो 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं हर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और आपके जो पेपर 1 एंड पेपर 2 की पूरी क्लासेस हैं उसको हमने कंप्लीट करा दी है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चेक करके अपने यूनिट्स को भी पढ़ सकते हैं। चलिए आज का ये इम्पोर्टेंट क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा ऑन इंग्लिश लिटरेचर। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, रेनेसा यानी पुनर्जागरण का, ऑन इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश लिटरेचर पर। तो इंग्लिश लिटरेचर पर रेनेसा का क्या प्रभाव पड़ता है, एक नोट लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेनेसा हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर। रेनेसा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव पड़ता है इंग्लिश लिटरेचर पर। इट ब्रॉट ए न्यू इंटरेस्ट इन लर्निंग, आर्ट एंड ह्यूमन लाइफ। क्योंकि जो रेनेसा है वो नया इंटरेस्ट लेकर के आता है लर्निंग में, आर्ट में, ह्यूमन लाइफ में। आप देखते हैं 14th सेंचुरी में रेनेसा होता है, यूरोप के इटली देश से इसकी शुरुआत होती है। और जब रेनेसा होता है तो पुरानी मान्यताओं को, रीति रिवाज को, पुरानी चीज़ों को छोड़ करके लोग नई चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले कोई भी चीज़ होती थी लोग उसको रिलीजियस के अकॉर्डिंग सोचते थे, कि मतलब धर्म के हिसाब से सोचते थे। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो उसके बाद लोगों ने ना फैक्ट के अकॉर्डिंग भी सोचना शुरू किया। और रेनेसा के बाद साइंस, लिटरेचर, आर्ट, हर एक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, लोग इसके लिए बहुत आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि लिटरेचर पर भी, इंग्लिश लिटरेचर पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। रेनेसा के बाद बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स आई लिखने के लिए, राइटर्स ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेंगे। राइटर्स बिगेन टू फोकस ऑन ह्यूमन फीलिंग्स। अब जब रेनेसा हो जाता है तो उसके बाद राइटर्स ने ह्यूमन फीलिंग्स, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस पर लिखना शुरू किया, इंस्टीड ऑफ ओनली रिलीजियन। धर्म के बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है बजाय, ओनली रिलीजियन यानी धर्म के, सिर्फ रिलीजियन के बदले लोगों ने इंसानों की फीलिंग्स, थॉट्स और एक्सपीरियंस पर भी लिखना शुरू किया। क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन आइडियाज इंस्पायर्ड पोइट्स एंड ड्रामाटिस्ट। जो क्लासिकल ग्रीक वर्क्स थे राइटर्स के, या जो रोमन आइडियाज थे, रोमन वर्क्स थे, उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंग्लिश राइटर्स के ऊपर, इंग्लिश पोइट्स के ऊपर। न्यू फॉर्म्स लाइक द सोनेट, एसे एंड ड्रामा बिकेम पॉपुलर। और इसके बाद आप देखेंगे सोनेट, एसे, ड्रामा, ये सब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। राइटर्स सच एज विलियम शेक्सपियर, मार्लो एंड स्पेंसर रोट अबाउट लव, ब्यूटी, एम्बिशन एंड पावर। विलियम शेक्सपियर की पोएम आप लोगों ने पढ़ी भी होगी बीए 2nd सेमेस्टर में जब आप लोग थे। ट्रू लव पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, काफ़ी अच्छी सोनेट है। तो इन राइटर्स ने लव, ब्यूटी, एम्बिशन एंड पावर के बारे में लिखना शुरू किया। द इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम रिचर एंड मोर एक्सप्रेसिव। जो इंग्लिश भाषा थी वो काफ़ी ज़्यादा रिचर एंड एक्सप्रेसिव बनती है, प्रभावशाली बनती है। ओवरऑल द रेनेसा मेड इंग्लिश लिटरेचर मोर क्रिएटिव, लिवली एंड ह्यूमन सेंटर्ड। तो रेनेसा ने इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, लिवली और ह्यूमन सेंटर्ड बना दिया। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेनेसा। रेनेसा के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल एग्जाम में पूछता है। द टर्म रेनेसा मीन्स रीबर्थ। रेनेसा का मतलब है रीबर्थ यानी दोबारा जन्म होना, या दोबारा पैदा होना या जागना। यहाँ पर रीबर्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान मर के दोबारा पैदा हो गया। यहाँ पर मतलब ये है कि यूरोप के लोग जो
पुरानी धर्म थे, मतलब धर्म का मतलब जो पुरानी मान्यताएँ थीं या जो भी चीज़ें धर्म के हिसाब से सोचते थे, उन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और नई तरीके से सोचना शुरू करते हैं। इसलिए तो आप देखते हैं रेनेसां के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है लिटरेचर, आर्ट एंड हर एक फील्ड में। It refers to a period in history when people discovered learning, art एंड कल्चर आफ्टर द मिडल एज। तो ये आप उस पीरियड को देखते हैं जो रेनेसा है, उस टाइम को दर्शाता है जब लोगों ने डिस्कवर शुरू किया, खोज शुरू किया पढ़ने के बारे में, कला के बारे में, संस्कृति के बारे में आफ्टर द मिडल एज। मिडल एज को डार्क एज के भी नाम से जाना जाता है और वो क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आएगा। इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊंगी। जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो उसके बाद यूरोप में रेनेसा की शुरुआत होती है। तो रोमन एम्पायर का डिक्लाइन एंड रेनेसा की शुरुआत का पहले उसके बीच का जो टाइम है उसको मिडल एज या डार्क एज के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग द रेनेसा पीपुल बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन लाइफ। रेनेसा के दौरान जो लोग थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, रुचि दिखाते हैं ह्यूमन लाइफ में, नेचर में, साइंस में, एजुकेशन में, और इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी होता है। राइटर, आर्टिस्ट एंड थिंकर्स वर इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन आइडियाज़। और इस टाइम के जो राइटर्स थे उन्होंने ग्रीक जो राइटर्स थे उनके जो वर्क थे उससे और रोमन आइडिया से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, उससे प्रेरणा पाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। दिस पीरियड इनकरेज्ड फ्री थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड स्टडी ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड फिलोसफी। तो ये जो टाइम था लिटरेचर, आर्ट और फिलोसफी का टाइम था। इन इंग्लैंड में द रेनेसा हेल्प लिटरेचर ग्रो रिचर एंड मोर एक्सप्रेसिव। और इंग्लैंड में रेनेसा जो है काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर का ग्रो करता है, इंग्लिश लिटरेचर का। और आप रेनेसा के बाद काफ़ी ज़्यादा राइटर्स, पोएट, ड्रामाटिस्ट इंग्लैंड में देखते हैं जो अलग अलग अपने वर्क्स को लिख कर इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा आगे और इसको इम्प्रेसिव बनाते हैं। राइटर्स बिगेन टू फोकस ऑन ह्यूमन इमोशंस। इस टाइम पर राइटर्स ने ह्यूमन इमोशंस को भी सोचना शुरू कर दिया और उसके ऊपर भी लिखना शुरू किया। ब्यूटी एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, और सुंदरता और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में राइटर्स ने लिखना शुरू किया। तो रेनेसा के बाद काफ़ी चीज़ें आप बदलती हुई देखेंगे। रेनेसा के बाद ही लिटरेचर, कल्चर, आर्ट, हर एक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा, एजुकेशन, हर एक फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आपको हर एक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एपिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एपिक क्या है, आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, जब मैंने आपकी टोटल 8 यूनिट्स को पढ़ाया था तो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था। आपके सिलेबस की जो 8 यूनिट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की, वो हमने अपलोड कर दी है। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। An epic is a long narrative poem that tells the story of a great hero and his brave deeds. जो एपिक होती है एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, बहुत ही लंबी पोएम होती है। दैट टेल्स, जो कि स्टोरी कहती है, ऑफ ए ग्रेट हीरो, एक महान हीरो की, एंड हिज ब्रेव डीड्स, और उसके बहादुर कामों की। इट यूजुअली डिस्क्राइब्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ए नेशन और पीपुल। तो ये जो होता है यूजुअली आमतौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है, हिस्ट्री के या फिर नेशन के और पीपुल के। Epics are written in a grand and serious style. The hero of an epic is strong, brave and has high moral values. और एपिक के हीरो के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये ब्रेव होते हैं और उनके जो मोरल वैल्यूज़ भी काफ़ी अधिक होते हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक गॉड्स, एंजल्स और मॉन्स्टर ऑफन अपीयर इन एपिक्स। तो ये सारी चीज़ें भी, मतलब कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी आपको एपिक्स में देखने को मिलता है। They include long speeches and detailed description of battles and journey. और इसमें काफ़ी लंबा स्पीच आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा इसमें, बैटल्स का भी, जर्नी का भी। एग्जाम में आप इसका एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखने पर नंबर आपको अच्छा मिलेगा। फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एपिक्स आर द रामायण, महाभारत। द रामायण, द महाभारत ये इंडियन एपिक्स हैं। उसके अलावा होमर का है इलियड एंड ओडिसी। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमेडी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Comedy is a type of literature and drama written to entertain people and make them laugh. कॉमेडी एक तरीके का ड्रामा होता है रिटेन टू एंटरटेन पीपुल, जो इसलिए लिखा जाता है ताकि लोगों को एंटरटेन किया जा सके, हंसाया जा सके उनको. इट डील्स विद लाइट हार्टेड सब्जेक्ट्स, फनी सिचुएशन एंड ह्यूमरस कैरेक्टर्स. देखिए कॉमेडी क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने आप लोगों की यूनिट्स को अपलोड किया था. तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देखो आपको एग्ज़ाम की तैयारी एकदम 100% बेस्ट करनी है, तो सबसे पहला तरीका है अपनी 8 यूनिट्स को कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए. उसके बाद हम जो महासंग्राम क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करते हैं उनको पढ़िए. तो कॉमेडी एक तरीके का ड्रामा होता है जिसमें फ़नी कैरेक्टर्स होते हैं, फ़नी इवेंट्स होते हैं, हंसी मजाक की सारी बातें होती हैं जिनको पढ़ करके रीडर हंसता है. द मेन एम ऑफ कॉमेडी इज अम्यूजमेंट, बट इट ऑफन आल्सो टीचेज मोरल लेसन्स बाय शोविंग ह्यूमन वीकनेस इन ए प्लेफुल वे. तो कॉमेडी का मेन एम यानी मकसद होता है लोगों को हंसाना, लेकिन ये हमें एक मोरल लेसन भी देता है. ये इंसान की कमज़ोरी को दिखाकर हंसी मजाक के तरीके से लोगों को एक हम लोगों को एक मोरल मैसेज भी देता है. कॉमेडीज यूजुअली हैव ए हैप्पी एंडिंग, और कॉमेडी में हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होती है, सच एज मैरिज. देखिए सच एज मैरिज, रीयूनियन और सक्सेस. तो मैरिज या रीयूनियन और सक्सेस मतलब कि आपको एंडिंग देखने में अच्छी लगेगी. मतलब ऐसी एंडिंग नहीं होगी कि कोई मर गया या कुछ अच्छा नहीं हुआ हीरो हीरोइन के साथ, या कुछ भी ऐसा नहीं होगा. जब भी आप कोई भी ड्रामा वगैरह देखते हो हैप्पी एंडिंग होती है तभी आपको मज़ा आता है ना. अगर एंडिंग सैड हो जाती है तो आपको मज़ा आता है? नहीं आता. और जब आप कॉमेडी का अपोजिट ट्रेजेडी पढ़ते हैं तो आप उदास हो ही जाते हैं ना, क्योंकि ट्रेजेडी में काफ़ी ज़्यादा सैड इवेंट्स होते हैं जबकि कॉमेडी में सब कुछ हंसी मजाक वाला होता है. आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ एथेंस गॉट इट्स नेम. एथेंस का नाम एथेंस कैसे पड़ा? एथेंस जो है ग्रीक की बहुत ही फेमस सिटी है, तो इसका नाम एथेंस कैसे पड़ा? अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एथेंस गॉट इट्स नेम फ्रॉम द गॉडेस एथेना. एक एथेना थी जिनका नाम, एक देवी थी जिनका नाम एथेना था, जो कि यूनान की देवी थी. उन्हीं के नाम पर ग्रीक की एथेंस सिटी का नाम एथेंस पड़ा. अब कैसे पड़ा इसके पीछे देखो कुछ वजह है. देयर वॉज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन एथेना एंड पोसेडॉन टू बिकम ए प्रोटेक्टर ऑफ द सिटी. तो एक देवी थी, एक देवता थे. देवी का नाम एथेना था और देवता का नाम पोसेडॉन था. इन दोनों के बीच में ये बात होती है कि ये लोग इस शहर के लोगों को एक गिफ्ट देंगे, और शहर के लोगों को जिसका गिफ्ट अच्छा लगेगा उसी के नाम पर इस सिटी का नाम रख दिया जाएगा. तो देखिए आगे क्या होता है. पोसिडॉन गेव ए सॉल्ट वाटर स्प्रिंग. तो एक खारे पानी का समुद्र यानी झरना पोसिडॉन जो देवता थे वो ग्रीक के लोगों को देते हैं, मतलब इस जगह के लोगों को देते हैं. वाइल एथेना गेव एन ऑलिव ट्री. जबकि एथेना जो देवी हैं वो वहाँ के लोगों को एक ट्री देती हैं, ऑलिव ट्री. द पीपुल फाउंड द ऑलिव ट्री मोर यूजफुल. और वहाँ के लोगों को ऑलिव ट्री काफ़ी यूज़फुल लगता है, मतलब सॉल्ट वाटर स्प्रिंग से ज़्यादा उनको यूज़फुल ऑलिव ट्री लगता है. सो दे चूज़ एथेना. तो वो लोग एथेना को ही चूज़ करते हैं और एथेना के नाम पर ही सिटी का नाम एथेंस सिटी पड़ जाता है. द सिटी वॉज नेम्ड एथेंस इन हर ऑनर. तो उन्हीं के सम्मान में वहाँ के लोग इस अपने शहर का नाम एथेंस रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है कि ये जो पेड़ है हमारे लिए फल भी देगा, लकड़ियाँ भी देगा, तो इससे हमें कई तरीके के फ़ायदे होंगे जो कि हमारे लिए खारे पानी से अच्छा यही है. तो इन्हीं के नाम पर सिटी का नाम पड़ जाता है. आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज जेफरी चॉसर. जेफरी चॉसर कौन थे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जेफरी चॉसर के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जेफरी चॉसर वॉज ए पायनियरिंग इंग्लिश पोएट, फिलोसफर एंड डिप्लोमेट नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. देखिए जेफरी चॉसर को इंग्लिश पोएट का पॉइनियर भी कहा जाता है कि इन्होंने इंग्लिश पोइट्री की शुरुआत की है. उसके अलावा देखिए ये फिलोसोफर भी थे यानी दार्शनिक थे, डिप्लोमेट थे, एंड ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहे जाते हैं.
और यूनिट नंबर 5 में आपको चौसर एज के बारे में पढ़ना भी है, और मैंने आपको चौसर एज के बारे में पूरा पढ़ा भी दिया है। ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर द कैंटरबरी टेल्स, और ये अपनी बहुत ही फेमस पोइट्री कैंटरबरी टेल्स के लिए फेमस हैं। ए डिफाइनिंग मास्टर पीस दैट हेल्प पॉपुलराइज मिडल इंग्लिश ओवर फ्रेंच एंड लैटिन। तो ये फ्रेंच और लैटिन से ज़्यादा मिडल टाइम में ये जो वर्क है इंग्लिश लिटरेचर को डेवलप करता है, पॉपुलर बनाता है। द डार्क एज से भी क्वेश्चन आता है, और यूनिट नंबर 5 में मैंने आपको द डार्क एज के बारे में भी पढ़ा दिया है। द डार्क एज इज ए टर्म फॉर द पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड द बिगिनिंग ऑफ द इटालियन रेनेसा एंड द एज ऑफ डिस्कवरी। तो डार्क एज उस टाइम को कहा जाता है जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, एंड द बिगिनिंग ऑफ द इटालियन रेनेसा, और इटालियन रेनेसा यानी पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही थी, एंड द एज ऑफ डिस्कवरी, और एज ऑफ डिस्कवरी की शुरुआत हो रही थी क्योंकि रेनेसा के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी होती है। तो जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था और रेनेसा की शुरुआत हो रही थी, तो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन और रेनेसा के शुरुआत के बीच का जो टाइम था, यहाँ पर मान लीजिए कि रोमन एम्पायर एंड हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर रेनेसा की अब शुरुआत होने वाली है, तो उसके भी मतलब कि लगभग ये वाला जो एम्पायर था समाप्त हो रहा है, लगभग ऐसा लग रहा है आगे रेनेसा हो सकता है। तो उसके बीच का जो टाइम था उसको मिडल एज या डार्क एज के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है हु वॉज ओडिपस। आप लोगों को अपने सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में एक ड्रामा पढ़ना है ओडिपस रेक्स, जिसके राइटर हैं सोफोक्लीज। पूरा ड्रामा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, और लॉन्ग जो क्वेश्चंस आएंगे इस ड्रामा से उसके लिए अलग वीडियो हमने बना दी है, तो आप देख लीजिएगा। ओडिपस वाज द किंग ऑफ थेब्स। ओडिपस थेब्स का राजा था। ही वॉज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, वो बहादुर और इंटेलिजेंट था। अर्लियर ही सेव्ड थेब्स बाय सॉल्विंग द रिडल ऑफ द स्फिनिक्स। तो ये स्फिंक्स की रिडल यानी पहेली को सॉल्व करता है और थेब्स के लोगों को बचाता है। बट ही डिड नॉट नो, लेकिन वो ये नहीं जानता था दैट कि ही हैड अननोविंगली किल्ड हिज फादर, कि वो अनजाने में अपने फादर का मर्डर करेगा, एंड मैरिड हिज मदर, और अपनी माँ से शादी करेगा। तो अनजाने में वो नहीं जानता था कि वो अपनी माँ को वो अपने फादर को मार कर अपनी ही माँ से शादी कर लेगा। ये सब कुछ अनजाने में होता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोफेसी अबाउट ओडिपस। ओडिपस के लिए क्या प्रोफेसी यानी क्या भविष्यवाणी की गई थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोफेसी सेड दैट ओडिपस वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। ओडिपस जब पैदा हुआ था किंग गलायस एंड क्वीन जोकास्टा के यहाँ, क्योंकि ओडिपस किंग गलायस एंड क्वीन जोकास्टा का बेटा था, और जब पैदा हुआ था तो उसके लिए राजा रानी ने एक भविष्यवाणी कराई थी। तो भविष्यवाणी ये कहती है कि ये अपने फादर का ही मर्डर करेगा एंड अपनी मदर से क्या करेगा, मैरिज यानी शादी। तो राजा और रानी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने बेटे को किसी और को दे देते हैं कि ले जाओ इसे कहीं छोड़ देना पहाड़ पे, मतलब ये मर जाएगा, और ऐसी गंदी भविष्यवाणी सच नहीं हो पाएगी। लेकिन उसको कोई इंसान पाल लेता है और वो बड़ा भी हो जाता है, और ओडिपस जब अपने लिए भविष्यवाणी कराता है तो ओडिपस जब बड़ा होकर ये बात सुनता है तो वो तो नहीं जानता था कि वो जिस घर में रह रहा है, जो उसके मम्मी पापा हैं, वो उसके रियल मदर एंड फादर नहीं है। वो तो ये नहीं जानता था कि उसे मतलब यहाँ पर किसी और ने दिया था। तो वो अपनी इस भविष्यवाणी से बचने के लिए अपना शहर छोड़ के भाग जाता है, और हकीकत में अब उस तरफ वो भाग रहा है जिस चीज़ से वो बच के भागना चाह रहा है, अब उसी तरफ वो आगे बढ़ रहा है। वो सोचता है यहाँ से भाग जाऊंगा तो ये भविष्यवाणी सच नहीं होगी, वो अपने फादर को मारेगा नहीं, मदर से शादी नहीं करेगा। बट अनजाने में वो थेब सिटी की तरफ जाता है जहाँ के राजा किंग लायस हैं एंड क्वीन जोकास्टा हैं, और रास्ते में वो एक आदमी को मारता है। बाद में पता चलता है कि वही किंग लायस थे और ओडिपस के फादर थे, और अब जिससे उसने शादी की है वो कोई और नहीं, ओडिपस की मदर जोकास्टा है। और जब वो सच्चाई जानता है तो अपनी आंखों को अंधी कर लेता है। उसकी मदर जोकास्टा जब ये बात जानती है कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं, उसका खुद का बेटा है, तो वो अपने आप को मार लेती है, सुसाइड कर लेती है। His parents tried to avoid this fate. तो राजा रानी इस भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना चाहते थे, बट द प्रोफेसी स्टिल केम ट्रू। लेकिन ये भविष्यवाणी सच हो जाती है।
तो इस इस ड्रामा के थ्रू राइटर हमें यही दिखा रहे हैं, यही मैसेज मिल रहा है हमें इस ड्रामा के थ्रू कि इंसान अपने भाग्य से चाहे कितना भी बचना चाहे, अगर वो सच होना है तो वो होकर ही रहेगा, जैसे ओडिपस की भविष्यवाणी सच हो जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड ओडिपस सॉल्व द रिडल ऑफ द स्फिंक्स। स्फिंक्स की पहेली को ओडिपस कैसे सॉल्व करता है। द स्फिंक्स आस्क्ड, स्फिंक्स पूछता है, देखो थेब्स सिटी के लोगों को ये स्फिंक्स काफ़ी परेशान करता था। वो वहाँ के लोगों से एक पहेली पूछता था, लेकिन वहाँ के लोग उस पहेली को सुलझा नहीं पाते थे। वो पहेली थी, व्हाट वॉक्स ऑन 4 लेग्स। वो कौन सी चीज़ है जो पहले मतलब सुबह में, इन द मॉर्निंग सुबह में 4 पैरों पर चलती है, 2 लेग्स एट नून लेकिन दोपहर में 2 पैरों पर चलती है, एंड 3 लेग्स इन द इवनिंग और शाम को 3 पैरों पर चलती है। तो थेब सिटी के लोग नहीं सुलझा पा रहे थे इस पहेली को। ओडिपस आंसर्ड, ओडिपस जवाब देता है स्फिंक्स को कि मैन एक इंसान है जो सुबह में 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम में 3 पैरों पर चलता है। अब कैसे? बेबी क्रॉल्स, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो हाथ पैर दोनों के ज़रिए चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाथ पैर देखेंगे आप, बच्चे ज़मीन पे हाथ भी रखते हैं, पैर भी, और उसके सहारे चलते हैं। तो 4 पैर हो गया, तो मतलब बच्चे पैदा हुए वो सुबह है, जब 4 पैरों मतलब हाथ पैर दोनों का सहारा लेके चल रहे हैं ज़मीन पे। एडल्ट वॉक्स, और जब बड़े होते हैं 2 पैरों पर चलते हैं तो वो दोपहर है इंसान के लिए। ओल्ड मैन यूजेज ए स्टिक, और बूढ़ा आदमी हमेशा चलने के लिए क्या करते हैं, बूढ़े आदमी जो होते हैं वो लाठी का सहारा लेकर चलते हैं, तो वो 3 पैरों पर चलते हैं। तो मनुष्य है जो सुबह में 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम में 3 पैरों पर चलता है। आफ्टर दीज, और जब ओडिपस जवाब देता है, ही बिकम किंग ऑफ थेब्स, वो वहाँ का राजा बन जाता है, थेब्स सिटी का राजा बन जाता है। और थेब्स के लोग ओडिपस से काफ़ी खुश होते हैं कि इस इंसान के आने की वजह से स्फिंक्स भी भाग गया, उसकी पहेली भी हल हो गई, और थेब्स सिटी की जो क्वीन जो कास्टा हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो विधवा हैं, तो उनकी शादी इस लड़के से करा दी जाए, इनको अपना राजा बना लिया जाए। तो इसलिए इसकी शादी जो कास्टा से हो जाती है, जो रियल में उसकी मदर थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी भविष्यवाणी सच हो गई है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज ट्रेजेडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, हर बार आता है। ट्रेजेडी क्या है? मैंने आपको ट्रेजेडी की हिस्ट्री भी पूरा पढ़ाया हुआ है। और देखिए अभी आप लोग जो ओडिपस रेक्स का ये क्वेश्चन देख रहे थे जो कि इम्पोर्टेंट है, वो भी एक ट्रेजेडी ही है जिसमें सैड इवेंट्स होते हैं। ट्रेजेडी इज़ ए टाइप ऑफ स्टोरी, प्ले और ड्रामा। ट्रेजेडी एक कहानी या ड्रामा या प्ले कहिए, ड्रामा कहिए, तो ये एक कहानी होती है प्ले या ड्रामा की, दैट शोज जो दिखाती है द सफरिंग और डाउनफॉल ऑफ ए मेन कैरेक्टर। एक मेन कैरेक्टर के डाउनफॉल को दिखाती है कि कैसे एक मेन कैरेक्टर जो होता है इसमें उसके कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है और अपनी लाइफ में सफरिंग यानी कष्ट को झेलता है। द हीरो इज़ ऑफन ए गुड पर्सन, और जो हीरो होता है वो ऑफन एक अच्छा इंसान होता है, बट हैज़ ए वीकनेस, मिस्टेक और बैड लक दैट लीड्स टू सैडनेस और डिजास्टर। तो ये दिखाता है, ट्रेजेडी ये दिखाती है कि जो मेन हीरो होता है वो अक्सर एक अच्छा इंसान ही होता है जो अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ वीकनेस होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, उसका बैड लक जो होता है उसकी वजह से उसकी लाइफ में सैडनेस आती है और उसके कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है। ट्रेजेडीज़ मेक द ऑडियंस फील पिटी एंड फियर। ट्रेजेडीज़ जो होती हैं वो ऑडियंस के अंदर पिटी एंड फियर को पैदा करती हैं, एंड ऑफन टीच एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन अबाउट फेट, चॉइसेस एंड ह्यूमन नेचर। और अक्सर ही ट्रेजेडीज़ जो होती हैं लाइफ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन भी सीखा जाती हैं। दिस स्टोरीज यूजुअली एंड इन सॉरो, लॉस और डेथ रेदर देन हैप्पीनेस। और ये कहानियाँ जो होती हैं आमतौर पर एंड होती हैं सॉरो, लॉस या डेथ के साथ, और इसमें कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। आप लोगों ने बीए 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ा है, मैकबेथ पढ़ा होगा, ओथेलो पढ़ा होगा, या फिर किंग लियर पढ़ा होगा। ये सब क्या है? ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, जिसमें मेन जो कैरेक्टर होता है उसके कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है और एंड में वो मर जाता है। यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रही हूँ एग्जाम में लिखने के लिए। रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर इज़ ए वेरी फेमस ट्रेजेडी। तो रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। 2 यंग लवर्स डाई बिकॉज ऑफ फैमिली हेट्रेड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग और फैमिली दुश्मनी में मर जाते हैं। 2 प्यार करने वाले मर जाते हैं।
शोविंग हाउ लव एंड फेट कैन लीड टू ए सैड एंड। और ये ड्रामा दिखाता है कि कैसे प्यार और भाग्य एक सैड एंडिंग की तरफ जाता है। तो इसमें रोमियो एंड जूलियट दोनों ही मर जाते हैं, इनकी फैमिली में भी दुश्मनी चल रही थी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों ही मर जाते हैं। उसके अलावा आप मैकबेथ पढ़ते हैं, ओथेलो पढ़ते हैं, हैमलेट पढ़ते हैं, किंग लियर पढ़ते हैं। ये सब विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज़ हैं। तो आई होप कि आप आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो आपका पेपर नंबर 2 है उस पर भी हमने वीडियोस अपलोड की है और ऑल यूनिट्स को पढ़ने के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।